अगर हम पंजाब और चंडीगढ़ में मई के महीने के बारे में सोचें तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद सूखी हवा और झुलसा देने वाली लू, क्योंकि तापमान तो उस वक्त 40 डिग्री के पार ही रहता है। हाँ बिल्कुल। और खेत एकदम खाली होते हैं क्योंकि गेहूं कट चुका होता है। लेकिन अब जरा एक अलग ही नज़ारे के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए कि उसी कटे हुए खेत में आसमान से गोल्फ की गेंद के आकार के ओले गिर रहे हैं, बेतहाशा बारिश हो रही है और चारों तरफ बस पानी ही पानी भरा है। मतलब ये सुनना किसी हॉलीवुड की क्लाइमेट फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? एकदम सही कहा। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है, ये उत्तर भारत का नया जलवायु सामान्य है, जिसे हम न्यू क्लाइमेट नॉर्मल कह सकते हैं। आज की इस डीप डाइव में, जिसका आधार हार्वेस्टिंग फ्रेजिलिटी नामक दस्तावेज है, हम सिर्फ इस अजीब मौसम की बात नहीं करने वाले। तो हमारा फोकस किस बात पर होगा? ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे ये गोल्स के आकार के ओले हमारी उस पूरी व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं जिसे हमने सदियों के स्थिर मौसम के भरोसे खड़ा किया था। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि हम अक्सर मौसम को केवल एक पर्यावरणीय घटना मानकर छोड़ देते हैं। हाँ, कि भाई मौसम खराब है, बस इतनी सी बात है। लेकिन दस्तावेज हमें बड़ी चेतावनी देता है। मौसम का ये नया आक्रामक रूप असल में हमारी ढांचागत कमजोरियों को, मतलब जो सिस्टम की कमजोरियां हैं, उन्हें उजागर करने वाला एक एक्सरे बन गया है। एक एक्सरे? ये उपमा काफी सटीक है। कृषि कैलेंडर तो एक बेहद सधे हुए ऑर्केस्ट्रा की तरह होता है ना? हाँ, जहाँ सर्दियां, गर्मियां और मानसून सब अपनी तय समय सारणी पर आते हैं। बिल्कुल। लेकिन अचानक से ऐसा लग रहा है जैसे मौसम रूपी कंडक्टर ने क्लासिकल धुन के बीच में अचानक हैवी मेटल बजाना शुरू कर दिया है। एकदम से। और जब मई में अचानक सर्दियों के तूफानों जैसी स्थिति बनती है तो केवल तापमान नहीं बदलता, पूरी आपूर्ति श्रृंखला, हमारा पावर ग्रिड और करोड़ों किसानों की आर्थिक सुरक्षा, सब कुछ ताश के पत्तों की तरह ढहने लगता है। और ये ढहने की शुरुआत खेतों से नहीं होती, बल्कि उस जगह से होती है जिसे किसान सबसे सुरक्षित मानता है, मतलब मंडी से। हाँ, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि फसल कटने के बाद तो किसान चैन की सांस लेता है। बिल्कुल, मुझे तो यही लगता था कि भाई गेहूं कट गया, ट्रॉलियों में भर गया और मंडी पहुंच गया, मतलब काम खत्म। लेकिन स्रोत सामग्री इस बात पर बहुत जोर देती है कि कटाई के बाद का संकट या जो पोस्ट हार्वेस्ट क्राइसिस है वो अब सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। तो मतलब मंडियां अब उपज बेचने का सुरक्षित मंच नहीं रही? नहीं, वो तो एक तरह से ग्राउंड जीरो बन गई हैं। वहां लॉजिस्टिक की धीमी गति की समस्या है, गेहूं का उठान ही नहीं हो पा रहा है। ये तो ऐसा हुआ जैसे आपने पूरी मैराथन सफलतापूर्वक दौड़ लियो और मेडल लेते वक्त आप पोडियम पर गिर जाएं और अपना पैर तोड़ लें। हमेशा यही माना जाता है कि किसान की असली चिंता फसल पकने तक होती है, लेकिन यहां तो सेफ जोन ही डेंजर जोन बन गया है। बिल्कुल। और जब मौसम अचानक बदलता है तो किसान अपनी फसल को खेत में बर्बाद होने से बचाने के लिए आनन फानन में कटाई करके मंडी पहुंचते हैं। हाँ, सब एक साथ मंडी पहुंच जाते हैं। और खरीद एजेंसियां इतनी बड़ी मात्रा को एक साथ संभालने के लिए तैयार ही नहीं होती। परिवहन की कमी होती है, बोरियों की छटाई में देरी होती है। तो इसका नतीजा क्या होता है? लाखों टन अनाज हफ्तों तक मंडियों में खुले आसमान के नीचे पड़ा रहता है। एकदम सही। और यहीं पर भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई का पुराना कैप स्टोरेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है। कैप स्टोरेज? लेकिन सिद्धांत रूप में इसके नीचे तो एक चबूतरा होता है ना, और ऊपर से उसे भारी तिरपाल से ढक दिया जाता है। हाँ, देखने में तो यही लगता है। तो फिर मेरा सवाल यह है कि अगर अनाज ढका हुआ है तो बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि से वो बर्बाद कैसे हो रहा है? देखिए, तिरपाल पानी को सीधे गिरने से तो रोकता है, लेकिन वो अंदर एक ग्रीन हाउस प्रभाव बना देता है। अच्छा, वो कैसे? जब बेमौसम बारिश के बाद अचानक फिर से तेज धूप निकलती है तो उस बंद तिरपाल के अंदर का तापमान और नमी खतरनाक स्तर तक बढ़ जाती है। ओह, तो वो एक ओवन की तरह काम करने लगता है। बिल्कुल। और जमीन की नमी कैपिलरी एक्शन के जरिए नीचे की बोरियों में घुस जाती है। इस घुटन भरे गर्म और नम वातावरण में फंगस पैदा होता है। बाप रे! तो ये नीचे से ऊपर की ओर पूरी स्टैक को सड़ा देता होगा। हाँ, अनाज से भीगता नहीं है, वो जैविक रूप से खतरनाक हो जाता है। और इसका सीधा असर उस प्रक्रिया पर पड़ता है जिसे दस्तावेज वैल्यू इरोजन या मूल्य में गिरावट कहता है ना? बिल्कुल सही पकड़े। क्योंकि जब ये फंगस लगा या नमी सोख चुका अनाज खरीद अधिकारी के सामने जाता है तो वो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के मापदंडों पर खरा नहीं उतरता और सख्त होते हैं।
नमी का प्रतिशत शायद 12 से 14% के बीच होना चाहिए। हाँ, और दाने सिकुड़े हुए या बदरंग भी नहीं होने चाहिए। अगर ओलावृष्टि और तिरपाल के नीचे की नमी ने इस प्रतिशत को 18 या 20% कर दिया है तो फसल रिजेक्ट हो जाती है। या फिर उसकी कीमत आधी कर दी जाती है। मतलब किसान ने अपना काम पूरी तरह सही किया, फसल भी बम्पर हुई, लेकिन सिर्फ मंडी के फर्श पर मौसम की मार पड़ने से वो कर्ज में डूब जाता है। और ये तो सिर्फ आधी विडंबना है। हम कटे हुए अनाज के सड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक इन्हीं तूफानों से कुछ हफ्ते पहले की स्थिति बिल्कुल इसके उलट थी। अच्छा, यहाँ से बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो ये दोहरी मार कैसे है? यही वो नया पैटर्न है जिसे स्रोत समय से पहले अत्यधिक गर्मी और उसके तुरंत बाद अनियमित तूफान का तेज चक्र कहता है। मतलब अर्ली हीट्स और फिर एराटिक स्टॉर्म्स। हमें एक ही समय में गर्मियों की सबसे भयंकर तपिश और मानसून जैसी विनाशकारी आंधियों दोनों का सामना करना पड़ रहा है। फसलें इस हॉट एंड कोल्ड के झटके को सह कैसे पाती हैं? सच कहूं तो वो नहीं सह पाती। मार्च और अप्रैल में जब असामान्य हीट वेव आती है तो खड़ी फसलें हीट स्ट्रेस का शिकार होती हैं। पौधे खुद को झुलसने से बचाने के लिए वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन बढ़ा देते हैं। इसके लिए उन्हें जमीन से बहुत अधिक पानी खींचना पड़ता है, जिसका सीधा मतलब है कि मिट्टी पूरी तरह से सूख जाती है और पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। बिल्कुल। और जब इसके तुरंत बाद ये अनियमित और तेज तूफान आते हैं तो जाहिर है पानी इस सख्त मिट्टी में रीसने के बजाय सीधे बह जाता होगा। एकदम सही, जैसे हम रन ऑफ कहते हैं। तो एक तरफ भूजल स्तर गिर रहा है क्योंकि गर्मी में पौधों ने सारा पानी खींच लिया, और दूसरी तरफ बारिश का पानी जमीन के अंदर जाने के बजाय खेतों में जलभराव कर रहा है। ठीक ऐसा ही होता है। और ये अस्थिर चक्र केवल मिट्टी तक सीमित नहीं है, ये हमारे बुनियादी ढांचे को भी पूरी तरह से नष्ट कर रहा है। बुनियादी ढांचे से आपका मतलब बिजली के खंभों वगैरह से है? हाँ, जब ये तेज गति वाले तूफान आते हैं तो ग्रामीण इलाकों में बिजली की लाइनें और ट्रांसफार्मर उखड़ जाते हैं, और इसे समय के संदर्भ में देखना बहुत जरूरी है। वो कैसे? ये तबाही ठीक उस समय होती है जब उत्तर भारत धान के आगामी सीजन की तैयारी कर रहा होता है। हाँ, क्योंकि धान की रुपाई के लिए तो खेतों में लगातार पानी भरा होना चाहिए। बिल्कुल, जिसके लिए ट्यूबवेल चलाने पड़ते हैं। ट्यूबवेल के लिए बिजली चाहिए। अगर ग्रिड ही तबाह हो चुका है तो अगला पूरा कृषि सीजन शुरू होने से पहले ही खतरे में पड़ जाता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? ये पारिस्थितिकी झटका तो केवल फसलों तक सीमित नहीं रहा, ये पूरे समाज और अर्थव्यवस्था के ताने बाने को चीर रहा है। हाँ, ये कमजोरी सिर्फ मौसम के बारे में नहीं है, बल्कि संस्थागत सुरक्षा जाल की कमी के बारे में भी है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पावर ग्रिड उसे कंबल की तरह है जिसे कड़ाके की ठंड में दो लोग अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये उदाहरण बड़ा सटीक है ना? एक तरफ शहर हैं जिन्हें कूलिंग चाहिए और दूसरी तरफ खेत हैं जिन्हें पानी का पंप चलाना है। आखिरकार ये कंबल तो फटेगा ही। बिल्कुल। दस्तावेज इसे बिजली की मांग का विरोधाभास या पावर डिमांड पैराडॉक्स कहता है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है, शहरों में एसी और कूलर के लिए बिजली की मांग आसमान छूने लगती है। और ठीक उसी माइक्रोसेकंड पर कृषि क्षेत्र में भी पंप चालू हो जाते हैं। हाँ, और ये एक खतरनाक स्थिति है क्योंकि ग्रिड एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। जब शहरी पीक लोड और कृषि पंपों का रिएक्टिव लोड एक साथ पड़ता है तो फ्रीक्वेंसी तेजी से गिरने लगती है। तो ग्रिड को फेल होने से बचाने के लिए वो क्या करते हैं? अधिकारियों को मजबूरन बिजली काटनी पड़ती है, और ये कटौती अक्सर ग्रामीण इलाकों में की जाती है। मतलब शहर को ठंडा रखने के लिए खेतों की जीवन रेखा काट दी जाती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये झटके सिर्फ मैदानी इलाकों तक सीमित नहीं है। दस्तावेज में हिमाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों का भी जिक्र है। अच्छा, पहाड़ों पर इसका क्या असर होता है? ये दिखाता है कि कैसे एक ही अस्थिर मौसम कई अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ पंगु बना देता है। पहाड़ों में ये एक मल्टी सेक्टोरल स्लोडाउन का रूप ले लेता है। मतलब कई क्षेत्रों में एक साथ आर्थिक मंदी आ जाती है। हिमाचल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से दो चीजों पर टिकी है, बागवानी और पर्यटन। सेब और टूरिज्म। बिल्कुल। जब बेमौसम गर्मी के बाद अचानक ओलावृष्टि होती है तो सेब और आड़ू जैसे नाजुक फूलों के फूल झड़ जाते हैं। और फूल झड़ने का मतलब है कि उस साल फल नहीं आएंगे। हाँ, परागण की प्रक्रिया रुक जाती है और उसी तूफान से भूस्खलन होते हैं, राजमार्ग कट जाते हैं, जिससे पर्यटन उद्योग रातों रात ठप हो जाता है। मतलब एक ही मौसम चक्र दो सबसे बड़े आर्थिक इंजनों को एक साथ बंद कर देता है। ये तो बहुत डरावना है ना? और जब समस्या इतनी गहरी और व्यापक है
तो अनाज को सिर्फ तिरपाल से ढक देने जैसे अस्थायी जुगाड़ तो काम नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं, हमें स्थायी समाधान की ओर बढ़ना ही होगा। तो दस्तावेज इसके लिए क्या प्रस्ताव रखता है? ये लचीलापन या रेजिलियंस विकसित करने के लिए 3 मुख्य स्तंभों की बात करता है। पहला है बुनियादी ढांचा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, खुले में बोरियां लगाने के पुराने तरीके को छोड़कर हमें आधुनिक मौसम प्रतिरोधी साइलों की तरफ बढ़ना होगा। लेकिन साइलो तो बस स्टील के बड़े डिब्बे होते हैं ना, वो तिरपाल से बेहतर कैसे हैं? असल में आधुनिक साइलो एक बंद इकोसिस्टम की तरह काम करते हैं। इनमें एरेशन पंखे, नमी मापने वाले सेंसर और ऑटोमेटिक तापमान कंट्रोल होता है। ओह, तो बाहर चाहे गोल्फ के आकार के ओले गिरें या हीट वेव हो, अंदर सब सुरक्षित रहता है। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि आप सोच सकते हैं कि साइलो बनाना बहुत खर्चीला काम है, रातों रात तो ये होगा नहीं। एकदम सही। और यहीं पर दूसरा स्तंभ आता है, तकनीक। मतलब मौसम का पूर्वानुमान। हाँ, सुपर कंप्यूटर अब बता सकते हैं कि किस दिन किस विशिष्ट पिन कोड पर भारी बारिश होगी। लेकिन मुझे यहाँ एक तार्किक सवाल पूछना है। अगर मौसम का पूर्वानुमान बहुत सटीक भी हो, लेकिन वो समय पर किसान तक ना पहुंचे, तो उसका क्या फायदा? आप सही कह रहे हैं। ये तो ऐसा हुआ ना कि आपके पास एक टॉप सीक्रेट खुफिया रिपोर्ट है कि हमला होने वाला है, लेकिन ग्राउंड पर मौजूद सैनिकों से संपर्क करने के लिए आपके पास कोई रेडियो ही नहीं है। बिल्कुल, और इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है जिसे हम लास्ट माइल डिलीवरी की समस्या कहते हैं। हाँ, कि जानकारी आखिरी आदमी तक कैसे पहुंचे। एक सटीक मौसम मॉडल तब तक बेकार है जब तक कि वो रियल टाइम एडवाइजरी में ना बदल जाए। किसान को ये जानने की जरूरत नहीं है कि वायुमंडलीय दबाव कम हो रहा है। उसे तो बस ये जानना है कि भाई 36 घंटे बाद ओले गिरेंगे, अपनी फसल अंदर कर लो। हाँ, और जब तक ये सीधा संचार स्थापित नहीं होता, तकनीक केवल डेटा है, समाधान नहीं। और यही हमें तीसरे स्तंभ की ओर ले जाता है, शासन, गवर्नेंस। मौसम के मामले में सरकारें क्या कर सकती हैं? दस्तावेज सिंधु बेसिन और हिमालय की तलहटी के लिए राज्यों के बीच आपसी समन्वय की बात करता है, जिसे इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन कहते हैं। मतलब मौसम से निपटने के लिए राज्यों को मिलकर नीतियां बनानी होंगी। बिल्कुल, क्योंकि नदियां और मौसम राजनीतिक सीमाएं तो देखते नहीं हैं। हाँ, हवा को थोड़ी पता है कि यहाँ पंजाब खत्म और हिमाचल शुरू। एकदम सही। जो नदियां पंजाब में बहती हैं, उनका पानी हिमाचल के पहाड़ों से आता है। अगर वहां जंगलों की कटाई से मिट्टी कमजोर होती है, तो तूफानों के दौरान पानी के बहाव की गति कई गुना बढ़ जाती है। और इसका सीधा असर पंजाब के डैम्स और नहरों पर पड़ता होगा, वो ओवरफ्लो हो जाते होंगे। बिल्कुल, एक राज्य की नीतियां दूसरे राज्य के लिए सीधा जल प्रलय ला सकती हैं। तो कुल मिलाकर चर्चा का सार ये है कि पारंपरिक गेहूं धान का चक्र अब इस तेजी से बदलते मौसम के साथ बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है। हाँ, और इसी से वो डीप डाइव प्रश्न उभर कर आता है जो स्रोतों के बिल्कुल केंद्र में है। वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या अब हमारा सारा ध्यान और पैसा पारंपरिक फसलों को बचाने के लिए विशाल और महंगे स्टोरेज बनाने पर केंद्रित होना चाहिए, या फिर हमें इस पैसे का उपयोग जलवायु लचीली वैकल्पिक फसलों की ओर तेजी से मुड़ने में करना चाहिए। मतलब ऐसी फसलें जो इस मौसम को प्राकृतिक रूप से सह सकें। ये एक बहुत बड़ा नीतिगत फैसला है। बिल्कुल है। लेकिन इन स्रोतों पर चर्चा करने के बाद मेरे दिमाग में एक ऐसा विचार आ रहा है जो दस्तावेज से भी एक कदम आगे जाता है। अच्छा, वो क्या? अभी हमने अंतर्राज्य समन्वय की बात की। अब जरा सोचिए, मान लेते हैं कि कोई एक राज्य पूरी तरह से क्लाइमेट रेजिलिएंट बन जाता है। उसने सब कुछ परफेक्ट कर लिया, लेकिन उसका पड़ोसी राज्य कुछ नहीं करता, तो क्या वो पहला राज्य वाकई सुरक्षित रह पाएगा? ये तो सोचने वाली बात है ना? क्योंकि जब पहाड़ों से बेतहाशा पानी नीचे आएगा, तो क्या वो पानी राज्य की सीमा पर लगे टोल प्लाजा को देखकर रुक जाएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। पारिस्थितिकी तंत्र किसी इंसानी नक्शे का सम्मान नहीं करता। तो सवाल ये है कि क्या जलवायु संकट का समाधान कभी भी भौगोलिक सीमाओं में बांधकर किया जा सकता है? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं को भी इस पर मंथन करने के लिए छोड़ते हैं। अपनी खुद की खोज जारी रखिए और इस नई दुनिया के नए नियमों को समझने की कोशिश करते रहिए। ये था हमारा आज का डीप डाइव।